बच्चों, मैं हूं गुरु नितेश और आज हम लोग सीटेट 2023 का पेपर 1 में मैथ के जो 15 सवाल आए थे। मैथ्स में 30 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 सवाल मैथ्स का आता है और 15 पेडागोजी का आता है। तो पेडागोजी का सवाल और किसी वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। आज हम लोग मैथ्स के 15 सवाल जो पूछे गए थे पेपर 1 में, 20 अगस्त को जिसका एग्ज़ाम हुआ था 2023 में सीटेट का, उस परीक्षा का हम लोग आज 15 सवाल सॉल्व करेंगे। पहला सवाल कहता है कि प्रियदर्शनी ने 4.8 किलो बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 केजी काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण को बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए, तो प्रत्येक पैकेट का भार क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। कहता है कि वह प्रियदर्शनी जो है वो ली है बादाम कितना ली है, तो 4.8 केजी। ठीक है, तो इस केजी को हम लोग ग्राम में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 4800 ग्राम। ठीक है, उसके बाद वो ली है किशमिश, है ना, किशमिश ली है 2500 ग्राम। ठीक है, तो ये है 2500 ग्राम। इसके बाद वो ली है काजू, है ना, तो काजू कितना ली है, तो 3.5 केजी। अब इस 3.5 केजी को भी हम लोग ग्राम में बदल देंगे तो 3500 ग्राम हो जाएगा। और इन सब को आपस में जोड़ देते हैं। हम जोड़ देंगे तो 5 5 0 0 5 5 10 8 18 बच गया 1 4 1 5 2 7 3 10 10,800 ग्राम हो गया। ये ग्राम हो गया। ठीक है, तो जितना चीज़ था उसके पास, बादाम किशमिश काजू, सब का कुल भार हो गया 10 केजी 800 ग्राम या 10,800 ग्राम। अब कहता है ये 3 दर्जन पैकेट बना दी है इस सामान से। तो आपको पता है कि 1 दर्जन बराबर होता है 12 पीस, है ना, तो 3 दर्जन बराबर हो जाएगा 12 गुना 3 बराबर 36 पीस। अब 36 पैकेट में इन्हीं सामान को डालना है बराबर बराबर। तो हम क्या करेंगे कि 10,800 को 36 से भागा दे देंगे, है ना, 10800 बटा 36 कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगा कि इसका वेट आ जाएगा। तो ये देखिए 3 6 तिरका 18, 3 तिरका 9 1 10, तो ये हमसे 300 बार में कट जाएगा। मतलब एक जो पैकेट है उसका वजन आएगा 300 ग्राम। और ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 3 जो है यह दिया हुआ है कि इसका वजन 300 ग्राम। प्रत्येक पैकेट का भार आपसे पूछ रहा है, तो प्रत्येक पैकेट का भार होगा 300 ग्राम। तो इतना ही आसान ये सवाल था। अगला सवाल कहता है कि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग के भुजा को दुगुनी कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 5 का स्क्वायर, है ना। वर्ग का भुजा कितना दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कहता है कि भुजा को दुगुना कर दो, तो नया भुजा जो होगा, नया भुजा क्या हो जाएगा, 5 गुना 2 बराबर 10 सेंटीमीटर, है ना। तो आपसे अब इसका नया का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, है ना, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहता है यह एरिया इस एरिया का कितना गुना है, तो इस 100 में हम लोग 25 से भागा दे देंगे, 25 चौका 100, इसका मतलब 4 गुना है ना। नया क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल का 4 गुना है। अगला सवाल देखते हैं। कहता है निम्नलिखित समूह में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृति है। ठीक है, तो आकृति जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है 2 डायमेंशनल, 2 आयामी, है ना,
आकृति जो होता है वह होता है, एक होता है 2 आयामी और दूसरा होता है 3 आयामी। तो 2 आयामी आकृति कौन होता है? तो त्रिभुज, है ना। त्रिभुज 2 आयामी आकृति है, वर्ग 2 आयामी आकृति है, आयत 2 आयामी आकृति, मतलब किसी भी तरह का अगर चतुर्भुज है तो वह 2 आयामी है। वृत्त 2 आयामी आकृति है। 3 आयामी आकृति में होता है घन, है ना, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्यूब, है ना, क्यूबाइड, घनाभ, है ना। घनाभ जो होगा वो 3 डायमेंशनल फिगर होता है ना। इसके बाद क्या होगा? तो बेलन, जिसको सिलेंडर बोलते हैं, शंकु, कोन, गोला, है ना। क्रिकेट का जो गेंद होता है, फुटबॉल का जो गेंद होता है, गोला, ये सब क्या है? 3 आयामी आकृति है। तो अब इसमें आते हैं, देखिए देता है घन, घनाभ, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त किससे बनेगा? वृत्त से बनेगा। अर्धवृत्त कैसा आकृति है? 2 डायमेंशनल। तो ये ऑप्शन क्या होगा? नहीं होगा। अब कहता है घन, घनाभ, वृत्त, शंकु। तो इसमें भी एक वृत्त जो है ये कैसा आकृति होता है? 2 डायमेंशनल होता है। तीसरा घन, घनाभ, वृत्त, त्रिभुज। वृत्त भी 2 डायमेंशनल होता है, त्रिभुज भी 2 डायमेंशनल होता है। अगला कहता है घन, घनाभ, गोला और बेलन। तो इसमें सारा आकृति कैसा है? 3 डायमेंशनल है ना। कहता है घन, घनाभ, गोला और बेलन। तो ये सारा क्या है? 3 डायमेंशनल आकृति है। तो क्या हो जाएगा? ये सही जवाब होगा, चौथा नंबर। अगला सवाल कहता है कि संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है, ठीक है, उसके जिसका मूल्य 10 रुपया है। तो उसको साबुन खरीदने के लिए कुल 10 रुपया चाहिए, ठीक है। तो साबुन का मूल्य कितना है? 10 रुपया, है ना। साबुन का मूल्य है आपको 10 रुपया। अब कहता है उसके पास 5 का एक सिक्का। तो उसके पास है 5 रुपया, 2 रुपया का एक सिक्का, 2 रुपया, और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। तो 5 50 पैसे का सिक्का है तो 0.5 गुना 5 बराबर 2 रुपया 50 पैसा। अब इतना सिक्का है उसके पास, तो इसको जोड़ लेंगे 509, 5 2 7 2 9, 9 रुपया 50 पैसा है उसके पास। तो उसे साबुन खरीदने के लिए और कितने धनराशि की ज़रूरत है? तो साबुन है कितना का? 10 रुपया का। उसके पास है कितना? 9 रुपया 50 पैसा। तो इसका मतलब इसको 50 पैसा का कमी आ रहा है। कैसे निकलेगा? तो 10 में से 9 रुपया 50 पैसा हम घटा देंगे। तो इसको घटा लीजिए, 0, 10 में से 5 गया 5, 9 हो गया, 9 में से 9 गया 0। तो उसको 50 पैसा और चाहिए ताकि वह साबुन को खरीद सके। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही जवाब हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल कहता है कि बढ़ते हुए क्रम में निम्नलिखित भिन्नों का चयन कीजिए। तब बढ़ते हुए क्रम मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले छोटा वैल्यू, उसके बाद उससे बड़ा वैल्यू, उसके बाद उससे बड़ा वैल्यू। मतलब अगर 2 3 5 7 दिया है, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो पहले 2 लिखेंगे, फिर इससे बड़ा 3, इससे बड़ा 5, इससे बड़ा 7, है ना। तो ये बढ़ते हुए क्रम में लिखाएगा, है ना। जिधर मुंह खुला होता है उधर वाला बड़ा होता है, जिधर मुंह बंद होता है उधर वाला छोटा होता है। सिंपल सा कंसेप्ट है। लेकिन ये इस तरह से नहीं दिया है। यह दिया है कि 1/4, 1/3 और 1/2 में बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है। बहुत आसान काम है। हमको क्या करना है? क्रॉस गुना कर लेना है। 3 एकम 3 और 4 एकम 4। अब इसमें जो गुना करने के बाद जो बड़ा है वो बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा। इसका मतलब ये इससे बड़ा होगा, ठीक है। अब हम लोग ये इससे बड़ा होगा तो हमको चाहिए छोटा वाला। तो हम 1/4 को 1/2 से कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 4, मतलब ये अभी भी छोटा होगा। तो सबसे पहले ये आएगा। अब इसके बाद इन दोनों में हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, मतलब ये वाला बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा। तो इसका मतलब 1/3 और ये 1/2, ठीक है। तो 1/4, 1/3 और 1/2 जो कि पहला ऑप्शन में दिया हुआ है, यही हमारा
सही जवाब। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें, है ना। तो संख्या क्या दिया हुआ है कि 1, 6, 15, खाली स्थान 45, 66, 91। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे इसका डिफरेंस तो 5 है, इसका डिफरेंस तो 9 है। यहाँ तो संख्या ही नहीं है तो डिफरेंस नहीं पता चलेगा, यहाँ भी संख्या नहीं है, पीछे वाला तो डिफरेंस नहीं पता चलेगा। लेकिन आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये 21 है, और इससे आगे बढ़ेंगे और यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो ये 25 है ना। तो इसका मतलब 5 + 4 9, और यहाँ भी देखिए +4, 21 4 25, तो 9 + 4 13, 13 + 4 17, है ना। तो 15 में 13 जोड़ेंगे तो 15 में 13 जोड़ेंगे तो ये आएगा 28। ठीक है, और 28 में 17 जोड़ेंगे तो 8 7 15, 2 1 3 1 4। इसका मतलब जो मेरा 28 आया है, 28 आया है, ये क्या है, सही है। तो इसका आंसर जो होगा सेकेंड नंबर हो जाएगा, सेकेंड नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे कहता है कि निम्नलिखित तालिका को पढ़िए जिसमें दिया हुआ है रक्त समूह और विद्यार्थियों की संख्या। रक्त समूह में दिया है A, B, O, A, B और कुल विद्यार्थियों की संख्या में है 9, 6, A में है 9, B में है 6, O में है 12, AB में है 3 और कुल मिला के है 30। कहता है सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या होगा। तो आप बताइए इसमें सबसे अधिक क्या है। तो इसमें सबसे अधिक है O, कितना है 12, और सबसे कम कौन होगा 3, AB, है ना। तो इसका अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो ये अनुपात हो जाएगा 12/3 बराबर 4/1, मतलब 4:1। यही जो है वो सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल आपसे कहता है कि 100 लाख को निम्नलिखित में से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपको पता है लाख में कितना जीरो होता है, तो लाख में होता है 5 जीरो, और लिखना कितना है तो 100 लाख, है ना। तो कुल मिला के कितना होगा 5 जीरो लाख में, और 100 में 2 जीरो, तो 5 2 7 जीरो, कुल मिला के कितना हो गया 7 जीरो। तो आप 7 जीरो को क्या कहते हैं वही आपको लिख देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। और एकदम बेसिक का सवाल है, सीटेट में इससे पेपर 1 में तो कम से कम एक क्वेश्चन आता ही आता है ना। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो गया। अगर हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ उसको बोलते हैं, है ना। इसको आप बोलेंगे 1 करोड़। ठीक है, और जो 1 करोड़ है ये हमारा सही जवाब होगा। 3 नंबर जो होगा वो हमारा सही जवाब होगा। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 36 30 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, 36 30 का गुणनखंड नहीं है। ऑप्शन दिया है 11, 3, 5, 9। संख्या क्या दिया हुआ है 36 30, है ना। तो इसमें एक है 9, है ना। जब भी आपको ऑप्शन में 3 और 9 मिले तो उसको सबसे पहले ट्राई करना है क्या। तो अगर गुणनखंड का मतलब होता है वैसी संख्या जो दिए गए संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं। तो पूर्णतः विभाजित करते तो विभाजिता का रूल लगेगा। अब 9 से विभाजिता का रूल कहता है कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होता है। तो इसका मतलब 3 + 6 + 3 + 0, 3 6 3 9 3 12 + 0 12। 12 अगर 3 9 से विभाजित होता है तो ये पूरा संख्या 9 से विभाजित होगा। अब इसमें कहता है कि 12 9 के टेबल में आता नहीं है, इसका मतलब 12 9 से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब 36 30 भी 9 से विभाजित नहीं होगा। और आपसे पूछ ही रहा है कि कौन है ऐसा जो नहीं विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब 9 जो होगा वो नहीं विभाजित कर रहा। अब अगला है ऑप्शन देखिए 5 से विभाजिता का रूल क्या कहता है कि अंतिम स्थान पर अगर 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होता है। तो यहाँ अंतिम स्थान पर क्या है 0 है, तो इसका मतलब ये 5 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित का रूल कहता है जैसा 9 से है वैसा ही 3 से है कि उसके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो पूरा संख्या 3 से विभाजित होता है। तो देखिए इसके अंकों का योग क्या आया है 12, और 12 क्या विभाजित हो रहा है 3 से, 4 तिहाई 12,
तो इसका मतलब यह संख्या 3 से भी विभाजित होगा। और 11 से विभाजित होने का रूल कहता है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर अगर 0 या 11 से विभाजित हो तो वह पूरा संख्या विभाजित होता है, तो है ना। तो इसके विषम स्थान ये दोनों हो गया 3 3 6, और सम स्थान 3 6 + 0 6, तो 6 - 6 0। तो ये कहता है ये या तो 0 आना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए, तो 11 से विभाजित हो रहा है, तो देखिए यहाँ 0 आ रहा है, मतलब इस संख्या 11 से विभाजित है। तो इसका मतलब 11 भी, 3 भी और 5 भी इसका गुणनखंड है, लेकिन 9 जो है इसका गुणनखंड नहीं है। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित को 5 - 5 है ना, +5 - 5 +5 - 5, इसको अगर विषम पदों तक जोड़ा जाए तो इसका जोड़ क्या होगा। तो विषम का मतलब क्या होता है, 1 3 5 7 9, ये सारा विषम होता है ना। तो इसमें कहता है एक पद अगर ले तो 5, 3 पद ले तो क्या होगा 5 - 5 +5, तो ये 5 5 कट गया, क्या आएगा 5। अगर 5 पद ले तो 3 - 5 +5 -5 +5, तो ये 5 5 5 5 कट गया, तो ये कितना आएगा 5। तो इसका मतलब जब भी आप ऑड नंबर ऑफ टर्म लीजिएगा, विषम पद लीजिएगा, तो आपको आंसर क्या आ रहा है 5। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। चौथा नंबर ऑप्शन जो है यह इसका आंसर। लिखित व्यवस्था के संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करें। यह 10.5, 1.50, 1.055। तो अवरोही का मतलब क्या होता है, अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो इसको घटते हुए क्रम में सजाना है तो आपको चाहिए सबसे बड़ा। तो इन सब में यहाँ जो 1 नंबर होगा, पहला नंबर होगा सबसे बड़ा, तो 10.5 जो है सबसे बड़ा है। इसके बाद लिखा है 1.50, यहाँ है 1.005, तो ये छोटा हो गया, ये इससे छोटा हो गया, ये 1.50, ये दोनों सही जा रहा है। इसके बाद होगा 1.055, 055, ये है 0550, अगर यहाँ 0 रखिएगा तो ये 50 और ये है 55, तो बड़ा कौन होगा, ये बड़ा होगा, ना कि ये बड़ा होगा। तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो यही होगा। इसके बाद 1.005, इसके बाद 0.155, ये आपका आंसर हो जाएगा पहला नंबर। दूसरा कहता है कि इस 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या 100 से घटा दी जाती है। तो 100 में मान लो x जोड़ा जाता है, फिर 100 से x को घटा लिया जाता है। अब कहता है इन दोनों को जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो x कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 200। आंसर कितना है 200। कहता है रूबीना ने अपनी कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 में यात्रा समाप्त कर दी। तो यात्रा करने में लिया गया समय, तो 21:15 में यात्रा समाप्त कर दी और 16:50 में यात्रा शुरू की, तो इसमें से घटा देंगे, है ना। 5 में से 0 गया 5, 1 में से 5 नहीं जाएगा तो ये देगा इसको, है ना। तो इसको देगा, तो ये घंटा वाला है, घंटा कितना मिनट देगा 60 मिनट, 10 मिनट इसके पास पहले से है, तो कितना हो गया 70 मिनट। 70 में से 5 चला गया, 7 में से 5 चला गया, तो कितना होगा 7 में से 5 चला जाएगा तो आपको 2 बचेगा, है ना। और ये 20 हो गया, 0 से 6 जाएगा तो 4, ये कुछ नहीं, तो 4 घंटा 25 मिनट। अगर इस तरह के सवाल बनाने में आपको तकलीफ हो तो जैसे आपको दिखे कि ये छोटा है वैसे 1 घंटा को मिनट में बदल के इसमें जोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 20, और 60 मिनट को जोड़ दीजिएगा तो 75, और -16 50। अब इसको आप घटा दीजिएगा तो ये बड़ा आसानी से आपसे घट जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 4 घंटा 25 मिनट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला कहता है कि अश्विनी 26 सर्वांगसम वर्गों को अलग अलग प्रकार से आयतों में व्यवस्थित करती है ना। तो वह इस प्रकार से कितने प्रकार वर्ग, इस प्रकार के वर्गों से कितने आयत बना सकती है ना। तो 36 वर्ग है इसके पास, तो हर वर्ग एक आयत होता है। अगला आयत बनाने के लिए वो 2 वर्ग लगा देगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो वर्ग को एक साथ जोड़ के एक आयत बना देगी, और इस सभी को आप जोड़ दीजिएगा तो उसके पास 36 वर्ग है और कुल मिला के 36 आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 8। और अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है
तो यदि एक पतंग के समूह कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। यह गलत कथन है, क्योंकि अगर कोई पतंग होगा, काइट होगा, है ना, इस तरह से होता है पतंग, अगर उसका समूह कोण बराबर हो जाएगा तो वह एक समचतुर्भुज बन जाता है, ना कि आयत बनता है। अगला कहता है यदि आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो क्या वह वर्ग हो जाएगी? तो एकदम हो जाएगी। आयत का सभी भुजा बराबर हो तो आयत का भी कोण 90 डिग्री होता है, वर्ग का भी कोण 90 डिग्री होता है, तो आयत का सभी भुजा बराबर हो जाएगा तो वह एक वर्ग हो जाएगा। यदि समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक वर्ग बचाएगा। तो समचतुर्भुज का सभी भुजा आपस में बराबर होता है, अगर उसका कोण भी आपस में बराबर होगा तो सभी कोण बराबर होने के लिए 90-90-90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर समचतुर्भुज का सभी कोण बराबर हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वह एक वर्ग बन जाएगा। या कहता है एक समानांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो क्या वह एक आयत हो जाएगा? तो समानांतर चतुर्भुज कहता है कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, है ना, आमने सामने की भुजा बराबर हो। और आयत भी कहता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। और कहता है सभी कोण बराबर हो जाए। बराबर होने का एक ही कंडीशन है, जब तक सभी कोण 90 डिग्री नहीं होगा तब तक बराबर नहीं होगा। तो अगर कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो समानांतर चतुर्भुज भी आयत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये था सीटेट 2023 के 15 मैथ के सवाल। पेडागोजी के सवाल भी हम जल्दी अगले वीडियो में लेके आएंगे। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।